हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 27 जुलाई 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 27 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन वर्ष 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। यह दिन देश के वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। कारगिल युद्ध वर्ष 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुआ था। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था। भारतीय सेना के अभियान का नाम ऑपरेशन विजय था और इस दिन पूरे देश में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 1 दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाए गए रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु हथियार। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। रोम घोषणा पत्र को हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेताओं और विशेषज्ञों ने अपनाया। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। इस घोषणा पत्र में सुरक्षित, जिम्मेदार एआई के उपयोग और परमाणु हथियारों पर मानव नियंत्रण बनाए रखने की अपील की गई है। यह घोषणा पत्र इटली की राजधानी रोम में अपनाया गया। इसमें एआई और परमाणु हथियार दोनों से जुड़े जोखिमों पर चिंता व्यक्त की गई। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जिम्मेदार तकनीक विकास पर जोर दिया गया और एआई आधारित प्रणालियों को परमाणु हथियारों के उपयोग का अंतिम निर्णय लेने की अनुमति न देने की बात कही गई है। हाल ही में 9 सैटेलाइट्स के साथ ग्रेविटी-1 रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरियन स्पेस ने। दोस्तों, हाल ही में चीन की निजी अंतरिक्ष कंपनी कोरियन स्पेस ने अपने ग्रेविटी-1 रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह लॉन्च समुद्र में मौजूद एक लॉन्च प्लेटफॉर्म से किया गया। ग्रेविटी-1 दुनिया के सबसे शक्तिशाली ठोस ईंधन वाले रॉकेटों में से एक माना जाता है। ग्रेविटी-1 को चीन की निजी कंपनी ओरियन स्पेस ने विकसित किया है। इस मिशन में 9 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। इसका प्रक्षेपण समुद्र आधारित लॉन्च प्लेटफॉर्म से किया गया और यह ग्रेविटी-1 रॉकेट का तीसरा सफल मिशन था। हाल ही में डीआरडीओ ने किस सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, कुशा। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी की कुशा सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है और यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। कुशा मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को लंबी दूरी से मार गिराने में सक्षम है। यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही है। इसका सफल परीक्षण 23 जुलाई 2026 को किया गया। परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया और कुशा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाएगी तथा विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी एफआईडीई के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है?
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ आनंद ने। दोस्तों, हाल ही में भारत के 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। एफआईडीई के अध्यक्ष आर्काडी डोरोविच के अस्थायी रूप से पद से हटने के बाद एफआईडीई के नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। एफआईडीई की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में है। विश्वनाथ आनंद 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं और इससे पहले वे एफआईडीई के उपाध्यक्ष भी थे। भारत की मेजबानी में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 कहाँ आयोजित होगी? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, जोधपुर में। हाल ही में घोषणा की गई है कि इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 का आयोजन भारत के जोधपुर यानी राजस्थान में किया जाएगा और यह शिखर सम्मेलन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। इसमें भारत सहित कई देशों के डॉक्टर, शोधकर्ता, नीति निर्माता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ टाइप 1 डायबिटीज के बेहतर इलाज और देखभाल पर चर्चा करेंगे। इसका आयोजन स्थल जोधपुर राजस्थान है और आयोजन की तिथि है 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2026 तक और इसका उद्देश्य टाइप 1 डायबिटीज के उपचार, जागरूकता और आधुनिक तकनीकों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाना है और इस सम्मेलन में कई देशों के विशेषज्ञ और स्वास्थ्य नीति निर्माता भाग लेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के स्कोपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ मैसेडोनिया। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी नॉर्थ मैसेडोनिया यात्रा के दौरान इस स्कोपजे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा भारत की ओर से नॉर्थ मैसेडोनिया को मित्रता के प्रतीक के रूप में भेंट की गई है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और शांति, अहिंसा तथा मानवता के साझा मूल्यों को मजबूत करना है। स्कोपजे नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी है। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की नॉर्थ मैसेडोनिया की पहली राजकीय यात्रा थी। स्कोपजे मदर टेरेसा का जन्म स्थान भी है और राष्ट्रपति मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोव्स्का दाबकोवा के साथ मिलकर प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कपास की खेती के क्षेत्रफल के आधार पर भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है और भारत में विश्व का सबसे अधिक क्षेत्र कपास की खेती के अंतर्गत आता है। कपास भारत की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है और वस्त्र उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत कपास की खेती के क्षेत्रफल में विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत कपास उत्पादन में भी विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है और भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाले राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना प्रमुख हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके सहयोग से उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने IIT दिल्ली के सहयोग से उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है।
इस पहल का उद्देश्य है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में स्टार्टअप्स, छात्रों और डेवलपर्स को बढ़ावा देना तथा विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एआई नवाचार को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और एफआईटीटी आईआईटी दिल्ली की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य एआई स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, प्रशिक्षण और नवाचार का सहयोग प्रदान करना है। उन्नति एआई 2.0 का फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित करना है और यह पहल भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विशेष जोर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना से कौन सा विश्व का दुर्लभतम पक्षी को प्रभावित होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, व्हाइट बेलीड हेरॉन। हाल ही में खबरों में अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना आई है और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना में दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक व्हाइट बेलीड हेरॉन के प्राकृतिक आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह पक्षी अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। व्हाइट बेलीड हेरॉन दुनिया के सबसे दुर्बल पक्षियों में से एक हैं। यह IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है और भारत में यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका प्राकृतिक आवास तेज बहाव वाली नदियों और नदी किनारे के वन क्षेत्र हैं जिन पर जल विद्युत परियोजना का प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 27 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स एवं एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़ी शानदार वीडियो पाने के लिए टीम विशाल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिन के एक नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।